Okay, now today we have to discuss about passage. You can see here, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक पैसेज आपको दिखाई पड़ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉम्प्रिहेंशन नाम देते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। क्यों प्रॉब्लम होती है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। अगर हम इसके पीछे के रीज़न को जानना चाहें तो उनका वर्ड कमज़ोर होता है। आई मीन टू से दे आर वीक इन वोकैब, उनका वर्ड पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, तो दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द पैसेज। तो इस तरीके से वो पैसेज की मीनिंग को नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन मान लिया जाए अगर आप एग्जामिनेशन में कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि हर एक वर्ड का आपको मीनिंग क्लियर हो। देयर आर सम टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स भी होती हैं विच यू हैव टू फॉलो, जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे ही आपको एग्जामिनेशन में कोई कॉम्प्रिहेंशन मिलता है तो सबसे बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप डरो मत, डोंट अफ्रेड ऑफ द पैसेज। आप पैसेज को लेकर आपके जो मन में डर है उसको दूर करें आप, ठीक है। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस ज़बरदस्त करनी है। मान लिया जाए कि कोई पैसेज आपको एग्जामिनेशन में दिखाई पड़ा, तो अब यहाँ पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता स्टूडेंट को कि वो हर एक मीनिंग को क्लियर करे। बस आपको एक रफली आइडिया लेना होता है कि पैसेज की क्या स्टोरी है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पैसेज, मतलब इस पैसेज की क्या कहानी है। और मान लिया जाए पैसेज में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहा, तो डोंट वरी अबाउट देम, उनके बारे में आप परेशान मत हो, बस आप आगे बढ़ते रहें। मान लिया जाए कोई लाइन क्लियर नहीं हो रही है तो उसको आप छोड़कर आगे बढ़ें। आई मीन टू से नेवर गेट स्टक इन द मिड, आपको बीच में फंसने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम एक बार आप रफली पैसेज का आइडिया लें, पैसेज की स्टोरी क्या है ये आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगर एक बार से क्लियर नहीं हो रही है, अगर आपको टाइम अलाउ कर रहा है, अगर आपके पास टाइम है, तो आप 2 बार कम से कम एटलीस्ट रीडिंग करें। और 2 बार जब आप रीडिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको पैसेज क्लियर हो जाएगा कि पैसेज की क्या कहानी है। और दूसरा तरीका क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पैसेज को पढ़ते ही नहीं हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन से लिंक मिलाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन में कोई बात आई, आई मीन टू से कोई कीवर्ड आया, उसी को पैसेज में सर्च करते हैं, फिर उसके बाद आगे पीछे पढ़कर थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। तो वो भी मेथड सही है, बट दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, लेकिन उसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से मेरी एडवाइस ये है कि एक बार आप पैसेज को रीड कर लें, रफली ही रीड करें, और उसमें वर्ड के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया निकालना है। तो चलिए इसी को आज हम लोग डेमो के रूप में लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आपका पैसेज है, अभी तो ये पैसेज कंप्लीट नहीं है, पहले यहाँ से यहाँ तक हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो पैसेज की कहानी क्या है, जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही ईजी पैसेज मैंने लिया, बहुत ज़्यादा टफ भी पैसेज नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडुकेटेड पर्सन्स। अब प्रैक्टिस का मतलब तो आपको आइडिया मिल ही जाएगा, प्रैक्टिस अभ्यास प्रथा, ऑफ अपॉइंटिंग नियुक्त करने का, एजुकेटेड पर्सन्स। अब एजुकेटेड पर्सन्स का भी मतलब आपको पता हो गया, एजुकेटेड पढ़े या एजुकेटेड, बोथ आर राइट, दोनों ही बातें सही हैं। द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग, प्रैक्टिस प्रथा ऑफ अपॉइंटिंग नियुक्त करने का, एजुकेटेड पर्सन्स मतलब पढ़े लिखे व्यक्तियों को, टू ज्वाइन कि वे लोग ज्वाइन करें, अंडर गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के नीचे वे लोग ज्वाइन करें, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में वो लोग ज्वाइन करें। और ये चीज़ कब शुरू हुई, देखिए कितने आसान पैसेज है, बिगैन मोर देन 130 ईयर्स एगो। ये बात कब शुरू हुई, मोर देन का मतलब ज़्यादा पहले, और किसकी अपेक्षा, 130 ईयर्स एगो, मतलब 130 ईयर्स एगो, मतलब 130 ईयर्स एगो ये चीज़ शुरू हुई। एगो का मतलब तो जानते होंगे पहले, एज अ मेथड ऑफ इनकरेजिंग, और किस मेथड के रूप में इसको शुरू किया गया था, इनकरेजिंग, प्रोत्साहित करने के लिए, पीपल लोगों को, टू गो इन कि वो लोग जाएं, फॉर द न्यू सिस्टम ऑफ एडुकेशन, किसके लिए जाएं, नया जो सिस्टम है, जो प्रणाली है ऑफ एडुकेशन, उसके लिए वो जाएं, आई मीन टू से उसको ज्वाइन करें। दैट हैड बीन इस्टेब्लिश्ड, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब कॉलोनियल आप लोग जानते होंगे,
कॉलोनियल, दैट इज कॉल्ड, जैसे एक कॉलोनी की तरह लोगों को बसा दिया जाए, जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, इंडिया को इंस्लेव किया, गुलाम किया, तो उपनिवेशवाद जिसको बोलते हैं, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अंग्रेजों के द्वारा, जब अंग्रेज की गवर्नमेंट थी यहाँ पर, तो उनके द्वारा ये चीज़ क्या की गई थी, इस्टेब्लिश किया गया था। तो कॉलोनियल, आप लोगों ने हिस्ट्री में बहुत सुना होगा, कॉलोनियल सिस्टम था यहाँ पर। तो कॉलोनियल का मतलब उपनिवेशवाद वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, उसके द्वारा ये सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया था। इट वर्कड वेल, ये भी आपको आइडिया होगा, इट वर्कड मतलब इट मतलब यही चीज, वर्कड वेल बहुत अच्छे से काम की, टिल तक अबाउट 1921, कब तक ये काम की, 1921 तक काम किया ये, बिकॉज क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ जॉब्स, एक्सपेंशन करने का मतलब फैलाना, मतलब एक तरीके से बड़ा करना, एक्सपैंड कर देना, बिकॉज क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ जॉब्स, जो जॉब्स का एक्सपेंशन था मतलब बढ़ाना या उसका विस्तार करना, अंडर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के नीचे जो जॉब्स का एक्सपेंशन था, कुड स्टिल कीप पेस, कुड स्टिल का मतलब ये अभी भी कीप पेस, कीप पेस करने का मतलब एक मोमेंटम ये अभी भी बना सका, मतलब एक गति को ये मेंटेन कर सका विद द आउटपुट, किसके साथ, आउटपुट ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, मतलब जो एजुकेशनल सिस्टम का आउटपुट था, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स पढ़कर बाहर निकलते थे तो उनको क्या कर रहा था, ये जॉब्स को प्रोवाइड करने में कीप पेस कर रहा था, मतलब उस गति को बनाया था। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कैंडिडेट्स स्कूल्स या कॉलेजेस से जब निकलते थे अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए, तो एक ऐसा सिस्टम था जो उनको जॉब्स प्रोवाइड करता था। फिर से आप एक बार देख लें, इट वर्कड वेल मतलब इसने बहुत अच्छे से काम किया, टिल तक, और कब तक काम किया, अबाउट 1921, 1921 तक इसने काम किया, बिकॉज क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ जॉब्स, जो जॉब्स का एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन मतलब जो विस्तार था जॉब्स का, अंडर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के नीचे, कुड स्टिल कीप पेस, कीप पेस करने का मतलब ये गति बना सका, और किसके साथ गति बना सका, विद द आउटपुट, आउटपुट का मतलब जो चीज बाहर निकल रही थी, और किसके बाहर निकल रही थी, ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, मतलब एजुकेशनल सिस्टम के बाहर जो आउटपुट हो रहा था उस गति को ये बनाए रह सका। कहने का मतलब उनको जॉब्स प्रोवाइड कराया जा सका। बट लेकिन सिंस देन, तब से, दी अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस, पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर ले, इसको और ऊपर कर दिया जाए, हाँ अब आपको समझ में आएगा। तो देखिए समझिए, ठीक है, अब यहां पर आप लोग पैसे समझिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है बिकॉज एक्सपेंशन ऑफ जॉब्स, यहां पर आ चुका है, हाँ अंडर, यहां तक भी हम लोग पहुंच गए थे, हाँ। बट सिंस देन, लेकिन तब से, दी अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस, अनडिजायरेबल का मतलब ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस, अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, परिणाम, और अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ऐसे परिणाम जो बहुत अच्छे नहीं थे। आई मीन टू से दे वर नॉट वेरी डिजायरेबल, मतलब उनकी आदमी इच्छा नहीं करता था, एक तरीके से आप कह सकते हैं बुरे, मतलब अनडिजायरेबल को आप बोल सकते हैं बुरा, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब परिणाम, तो ये बुरे परिणाम ऑफ दिस अप्रोच, ये अप्रोच का मतलब जो गवर्नमेंट ने अप्रोच अपनाया था, जो उसका एक नजरिया था, जो उसका एक पहल थी, इसका बुरा परिणाम जो है हैव कम टू द फोर। अच्छा यहां पर क्या लिखा है, कम टू द फोर, अच्छा फोर का मतलब क्या होता है, फ्रंट, फोर का मतलब चार नहीं, इसका मतलब कोई चीज फ्रंट पर आ जाना, मतलब कम टू द फोर मीन्स क्या होता है, कोई चीज विजिबल हो जाना। यहां पर हम कह सकते हैं कम टू द फोर का मतलब क्या होता है, दैट बिकम्स कॉन्स्पिक्यूअस, मतलब जो चीज विजिबल हो जाए, जो दिखाई पड़ने लगे, जो फ्रंट पर आ जाए। आई मीन टू से दैट इज नॉट अंडरस्टूड, जो बात छिपी ना हो, उसी को इंग्लिश में कहते हैं कम टू द फोर। तो अब यहां पर क्या हुआ, बट लेकिन सिंस देन, तब से, द अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस, अनडिजायरेबल का मतलब बुरे, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम, ऑफ दिस अप्रोच, इस अप्रोच के बुरे परिणाम जो हैं, हैव कम टू द फोर, ये क्या हो चुके थे, सामने आ चुके थे, मतलब एकदम फ्रंट पर आ चुके थे, विजिबल हो चुके थे। टू बिगिन विथ, अगर शुरू किया जाए
तो इट ओवर एम्फेसाइजेस, मतलब ये जो अप्रोच था इसने ओवर एम्फेसाइजेस किया, और एम्फेसाइज करने का मतलब बहुत ज्यादा इसने जोर डाला, एम्फेसिस दिया, और ओवर एम्फेसाइजेस का मतलब इसने बहुत ज्यादा जोर डाला, और किस पर जोर डाल दिया? द ब्रेड एंड बटर ऑब्जेक्टिव, मतलब ब्रेड एंड बटर ऑब्जेक्टिव पर जोर डाला। अब यहां पर आपको जानना होगा कि ब्रेड एंड बटर क्या होता है। तो ब्रेड एंड बटर, बिकॉज ब्रेड एंड बटर यू कैन अंडरस्टैंड, ब्रेड एंड बटर आई मीन टू से लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब जीविका, दैट सस्टेन्स और लाइफ, जो हमारे लाइफ को सस्टेन्स करता है, चलाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मॉडर्न टाइम में जो एडुकेशन का जो टारगेट हो गया वो क्या हो चुका है? ब्रेड एंड बटर। मतलब हर आदमी चाहता है कि मैं एडुकेशन प्राप्त कर लूं सो दैट आई मे अर्न लॉट्स ऑफ मनी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकूं फॉर माई लाइवलीहुड, फॉर माई ब्रेड एंड बटर, अपने जीविका के लिए। तो यहाँ पर देखिए एडुकेशन का जो टारगेट था, जो अप्रोच था, जो उसका एक लक्ष्य था, कंप्लीटली चेंज्ड, पूरी तरीके से वो चेंज हो चुका है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टू बिगिन विथ, अगर इसकी शुरुआत किया जाए तो इट ओवर एम्फेसाइजेस, इसने बहुत ज़्यादा ये जोर डालता है, द ब्रेड एंड बटर अप्रोच ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब लक्ष्य पर, तो ये ब्रेड एंड बटर के ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा जोर डालता है। और किसके ब्रेड एंड बटर के ऑब्जेक्टिव पर जोर डालता है? थोड़ा सा देखिए आप लोग, ऑफ एडुकेशन, शिक्षा के ब्रेड एंड बटर पर ये ज़्यादा जोर डालता है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा आप ये समझ सकते हैं कि मॉडर्न टाइम में जो एडुकेशन का जो पर्पस है वो क्या है? ब्रेड एंड बटर, जीविका। अब आगे क्या लिखा हुआ है? एंड मेक्स इट अ लैडर, और इसने इसको एक लैडर बना दिया, लैडर मतलब एक सीढ़ी बना दिया है, विच एनेबल्स, जो योग बनाता है, दी एम्बिशस, और एम्बिशस आप लोग जानते होंगे, महत्वाकांक्षी को योग बनाता है, टू क्लाइम इनटू प्रिविलेज, और प्रिविलेज का मतलब क्या होता है कि आप एक अच्छी पोजीशन पर, मतलब जहां पर प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा मिले, जहां पर आपको कंफर्ट मिले, तो दैट इज कॉल्ड प्रिविलेज, उसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रिविलेज। तो आजकल एडुकेशन का पर्पस क्या हो गया? ब्रेड एंड बटर, और दूसरा क्या हो चुका है? लैडर हो चुका है, ये एक सीढ़ी हो चुका है। और किस लिए सीढ़ी हो चुका है? विच एनेबल्स द एम्बिशियस, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उसको ये एनेबल करता है, योग बनाता है, टू क्लाइम इनटू प्रिविलेज, टू क्लाइम इनटू, कि वो चढ़ जाएं प्रिविलेज में, मतलब अच्छी पोजीशन पा जाएं, मतलब एक तरीके से प्रिविलेज, जहां पर कंफर्ट हो, जहां पर पैसा हो, मतलब एक तरीके से वहां तक ये लोग पहुंच सकें। इवन एज, जैसे कि इट डी वैल्यूज, ये डी वैल्यूज करता है, और डी वैल्यूज का मतलब समझते होंगे, डी लगाने से सेंस क्या होता है? नेगेटिव, तो वैल्यू और उसके डी वैल्यू कर दिया, मतलब उसके वैल्यू को खत्म कर दिया है। तो आप देखें यहां पर जैसे कि इट डी वैल्यूज, मतलब ये वैल्यू को गिरा दिया, मतलब इसके कीमत को गिरा दिया, और किसके कीमत को गिरा दिया? दी एकेडमिक ऑब्जेक्टिव, एकेडमिक ऑब्जेक्टिव को, मतलब शिक्षा के ऑब्जेक्टिव को इसने डी वैल्यू कर दिया। द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, और किसको डिवैल्यू किया है? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट होता है, मतलब जो व्यक्ति का विकास होता है, उसको भी इसने क्या कर दिया है? डिवैल्यूज कर दिया है। और ये इंडिविजुअल्स का जो डेवलपमेंट है, डेडिकेटेड, ये समर्पित है, और किस लिए समर्पित है? टू द परसूट, वो परसूट करना चाह रहा, परसूट करने का मतलब वो पीछा करता है, फॉलो करता है, मतलब अनुसरण करता है। तो यहाँ पर परसूट करने का मतलब वो अनुसरण करता है, उसके लिए वो डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड का मतलब वो समर्पित है। और टू द परसूट, किसके प्रति? पीछा करने के प्रति, ऑफ स्कॉलरशिप, मतलब जो स्कॉलरशिप है, जो छात्रवृत्ति है। देखिए फिर से इसको समझ लीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा आप भटक गए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैं लगातार पढ़ते चला जा रहा हूँ, लिंक नहीं मिल रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको आइडिया मिला था कि ये एडुकेशन अब एक लैडर बन गया है, विच एनेबल्स, जो योग बना देता है, द एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी लोगों को, टू क्लाइम इनटू प्रिविलेज, कि वो प्रिविलेज में क्लाइम इनटू करना चाहते हैं, मतलब एक अच्छी पोजीशन पाना चाहते हैं, प्रॉफिट पाना चाहते हैं, मतलब प्रॉफिटेबल जॉब पाना चाहते हैं। इवन एज, जैसे कि इट डी वैल्यूज, ये वैल्यू को गिरा रहा है, और किसके वैल्यू को गिरा रहा है? दी एकेडमिक ऑब्जेक्टिव, जो हमारा एकेडमिक, जो शिक्षा का ऑब्जेक्टिव है, उसकी वैल्यू को ये गिरा रहा है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? अब यहां से शायद कॉमा होना चाहिए, क्योंकि यहां से बात अब अलग होनी चाहिए। अब देखिए, द डेवलपमेंट, विकास ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्ति का विकास, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का मतलब वो समर्पित है,
टू द परसूट, कि वो परसूट करना चाह रहा, मतलब अनुसरण करना चाह रहा, पीछा करना चाह रहा है। और किसका पीछा करना चाह रहा? ऑफ स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति का। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा और इसको क्लियर किया जाए। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, पूरे पर हम लोग आ जा रहे हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, मोएवर, फिर भी हंट फॉर अ प्लेस। हंट करने का मतलब क्या होता है? हंट मीन्स जैसे आप लोग हंटर होता है ना, तो हंट फॉर करने का मतलब सर्च करना, किसी चीज की तलाश करना, ठीक है। तो यहां पर हंट फॉर करने का मतलब तलाश करना। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हंट फॉर, तलाश करना, अ प्लेस, एक जगह को हंट फॉर मतलब तलाश करना, इन द प्रिविलेज्ड सेक्टर, कहां पर तलाश करना? प्रिविलेज्ड सेक्टर। और प्रिविलेज्ड सेक्टर का मतलब बहुत ही प्रॉफिटेबल सेक्टर में, मतलब जहां पर बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिले, बहुत कंफर्ट्स मिले, तो वहां उस सेक्टर में तलाश करना, ठीक है। और या वेल पेड, या तो वेल पेड को तलाश करना, वेल पेड भी जानते होंगे जहां पर आपको पेमेंट अच्छा मिल सके, एंड और सिक्योर जॉब, जॉब को सिक्योर करना। और कहां पर जॉब को सिक्योर करना? इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कहां पर जॉब को सिक्योर करना? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब एक क्रमबद्ध सेक्टर में, जहां पर हर एक चीज बहुत ही सही से ऑर्गेनाइज्ड है, उस सेक्टर में जॉब को तलाशना, ठीक है। और कैसी जॉब को तलाशना? वेल पेड जॉब को तलाशना, या सिक्योर जॉब, या जॉब को सुरक्षित कर लेना इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। और ये सारी चीजें जो हैं वो क्रिएट्स, उत्पन्न करती हैं। इमेंस का मतलब बहुत ज्यादा, इमेंस का मतलब बहुत ही ट्रेमेंडस, बहुत ज्यादा। प्रेशर, क्या उत्पन्न करती है? प्रेशर। और किसके लिए प्रेशर देती हैं? फॉर द एक्सपेंशन, कि हम एक्सपेंशन करें। एक्सपेंशन का मतलब बढ़ाएं, ऑफ द सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। किसको बढ़ाएं? सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को क्या करें? एक्सपैंड करें, मतलब बढ़ाएं। तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जगह जगह पर आपको सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन आपको दिखाई पड़ते होंगे। क्यों दिखाई पड़ते होंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग, क्या हो रहा है कि एजुकेशन प्राप्त करना चाह रहे हैं। और किस लिए प्राप्त करना चाह रहे हैं आपको पता चल ही गया होगा। या तो वो प्रिविलेज्ड सेक्टर में जाना चाह रहे हैं जहां पर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले, गवर्नमेंट सेक्टर जहां पर एक उनका दबदबा रहे, बहुत ही अच्छी पोजीशन मिले, ठीक है, पैसा मिले, मसल पावर मिले। या तो वेल पेड में जहां पर उनको पेमेंट बहुत अच्छा मिले, या सिक्योर जॉब, या जॉब को वो सिक्योर करना चाहते हैं इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मतलब एक अच्छे सेक्टर में जहां पर हर एक चीज़ बहुत अच्छे से फिट है। तो ये सारी चीजें जो है ना, एक तरीके से ये इमेंस प्रेशर है, बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। और किसके ऊपर दबाव पड़ रहा है? फॉर द एक्सपेंशन, कि बढ़ाया जाए। और किसको बढ़ाया जाए? सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को बढ़ाया जाए। बिकॉज, क्योंकि दे ग्रो मोर, दे मतलब वही, मतलब पब्लिक, स्टूडेंट्स जो हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, ग्रो का मतलब वो बढ़ते हैं, मतलब एक्सपैंड होते हैं, मोर ज्यादा, इन टर्म्स ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ एस्पेरेंट्स। किस रूप में वो लोग बढ़ते हैं? लार्ज नंबर ऑफ एस्पेरेंट्स, बहुत ज्यादा एस्पेरेंट्स, अभ्यर्थी बहुत ज्यादा। आप लोग देखते होंगे कि अभ्यर्थी क्या हो रहे हैं? ग्रो हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और किस लिए बढ़ रहे हैं? फॉर जॉब्स, जॉब्स के लिए। आज आप देखते होंगे कहीं पर भी कोई सेंटर जाता है, एग्जाम, मतलब कोई भी एग्जामिनेशन होता है, छोटा या बड़ा, तो आप देखते होंगे कितने कैंडिडेट्स दिखाई पड़ते हैं, कितने ज़्यादा वहाँ पर आपको एस्पेरेंट्स दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर दबाव है कि इनको कैसे, मतलब इनकी जो सपोज दैट अगर इनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हायर एंड सेकेंडरी हायर, राइट है ना, इस तरीके की एजुकेशन को हमें क्या करना पड़ेगा? इंस्टीट्यूशन को ओपन करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए ना, बिकॉज, क्योंकि दे ग्रो, ये लोग बढ़ रहे हैं, दे मतलब ये लोग ग्रो, बढ़ रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मतलब संबंध में, द लार्ज नंबर्स ऑफ एस्पेरेंट्स, बहुत ज्यादा एस्पेरेंट्स की संख्या बढ़ रही है, फॉर जॉब्स, जॉब्स के लिए, रादर देन। अब रादर देन का मतलब अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? इन रिलेशन टू द स्मॉल नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल, मतलब जो हमारे यहाँ स्मॉल नंबर जॉब्स अवेलेबल है उसकी अपेक्षा देखा जाए तो एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब जॉब्स कम है लेकिन कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अब जॉब कम है, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, तो कैसे
इसको बैलेंस में रखा जाए। दिस इज द मेन इश्यू ऑफ डिस्कशन। यही हमारा इश्यू होता है डिस्कशन का, हर एक डिबेट का, कि कैंडिडेट्स तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वी आर जस्ट इंक्रीजिंग रैपिडली। हम लोग बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं नंबर इन एप्लीकेंट्स, इन कैंडिडेट्स, बट द नंबर ऑफ जॉब्स इज लेस। लेकिन जो जॉब्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बनाया जाए, तो दैट इज़ वेरी टफ। यही चीज़ बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रादर देन मतलब अपेक्षा, मतलब कंपैरिजन कर रहा है, और किसके संदर्भ में, इन रिलेशन टू, रिलेशन का मतलब संबंध में, टू स्मॉल नंबर ऑफ जॉब्स, जो हमारे पास कम संख्या में जॉब्स अवेलेबल उपलब्ध है उस मायने में। ठीक है, अब थोड़ा सा और पैसेज बचा होगा। अब यहां पर क्या कह रहा है, दिस नेसेसरली, यही चीज नेसेसरली का मतलब आवश्यक रूप से, लीड्स करने का मतलब ले जाता है टू एन ओवर प्रोडक्शन, किसकी तरफ ले जा रहा है, ओवर प्रोडक्शन की तरफ, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन की तरफ ले जा रहा है। और किसका ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट्स, जो कॉलेज ग्रेजुएट्स है उनका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, एंड और टू लार्ज स्केल, यहां पर थोड़ा सा दबा हुआ है, टू लार्ज स्केल का मतलब बड़े पैमाने पर, एक लाइन यहां पर मिस हो गई है, एंड लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, यहां पर मैं लिख रहा हूं एंड लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा संख्या में जो बेरोजगारी है, और वो किसकी बेरोजगारी है, ऑफ द एजुकेटेड, मतलब पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ मिस हो गई है। अब देखिए, अब समझ लीजिए आप लोग, दिस, ये चीज़ नेसेसरली आवश्यक रूप से लीड्स ले जाता है, और किसकी तरफ ले जाता है, टू एन ओवर प्रोडक्शन, मतलब ओवर प्रोडक्शन की तरफ ले जाता, मतलब ज़्यादा उत्पाद की तरफ ले जाता। और किसका ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होता है, ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट्स, कॉलेज ग्रेजुएट्स का। आप देखते होंगे हर एक साल ओवर प्रोडक्शन होता है, प्लेंटी में बहुत ज़्यादा कॉलेज ग्रेजुएट्स क्या होते, बाहर निकलते, लेकिन जॉब्स नहीं है, जॉब्स रिलेटिवली कम है। और उसके बाद टू लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोगों का क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो आप लोगों ने देखा कि पैसेज तो थोड़ा आसान था, बहुत ज़्यादा टफ भी पैसेज नहीं था, और इसमें मीनिंग भी बड़ी आसान सी लगी हुई थी ना, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं हुई होगी। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा, जरूरी नहीं होता कि हर एक एग्जामिनेशन में बिल्कुल आसान पैसेज आए, बिल्कुल टफ पैसेज आए, तो कभी आसान हो जाता है, कभी टफ पैसेज हो जाता है, लेकिन आपके अंदर प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए यू नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और पैसेज में आपको फंसना नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं कि आप पैसेज को आपने पढ़ा, 2-4 मीनिंग नहीं आई, आपने उस पैसेज को छोड़ दिया। ठीक है, ऐसा आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा, 2-4 सेंटेंस, तब भी आप हार मत हारिए, आप बढ़ते चलिए। ठीक है, मीनिंग नहीं क्लियर हो रही आप, ठीक है, आगे बढ़िए, मतलब डोंट गेट स्टक, आपको बीच में फंसना नहीं है। एक बार आपने रीडिंग कर लिया, नहीं क्लियर हुआ, एक बार फिर रीडिंग कर लीजिए। ठीक है, अगर तब भी नहीं क्लियर हुआ, अगर टाइम है तो एक बार और रीडिंग कर लीजिए, कम से कम 3 बार रीडिंग आप करिए, कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया मिलेगा ना। आप इतने साल से कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप पहली बार कर रहे हैं, आप घर पर भी प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे, तो डेफिनेटली आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही अच्छा होगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, क्या लिखा हुआ है, और ऊपर कर दिया जाए इसको। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। एजुकेटेड पर्सन, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वह गिवन जॉब्स, इनको जॉब्स दिया गया, अंडर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है, पास्ट की बात बोल रहा है, मोर देन अ सेंचुरी एगो, मतलब 1 सेंचुरी पहले। ठीक है, और शो दैट, ताकि यंग पीपल, जो युवा लोग हैं, वो क्या हो सके, डिड नॉट रिमेन अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार ना रहें, डिड नॉट इंडल्ज इन वैंडलिज्म। अच्छा, वैंडलिज्म का मतलब होता है एक तरीके का तोड़ फोड़ ना, जैसे आदमी क्या करता है, वैंडलाइज कर दिया, कहीं पर घुस कर तोड़ फोड़ कर दिया, जैसे आजकल देखते होंगे स्टूडेंट्स करते रहते हैं ना। वैंडलाइज करने का मतलब एक तरीके से रूइन कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, ठीक है, लूट पाट कर दिया, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक तरीके का पिलेज, मतलब तोड़ फोड़ कर देना। ठीक है,
तो यहां पर क्या लिखा हुआ, डिड नॉट इंडल्ज। इंडल्ज होने का मतलब इन्वॉल्व, मतलब इन्वॉल्व होना, वो इन्वॉल्व ना हो इन वैंडलिज्म, तोड़फोड़ में। या वेंट इन फॉर द न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, या वेंट इन वो जाएं फॉर द न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मतलब नए सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए जाएं। या केप्ट देमसेल्व्स बिजी, अपने आप को बिजी रखें। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, जॉब्स दिया गया अंडर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंडर में मोर देन अ सेंचुरी एगो, एक सेंचुरी पहले, सो दैट, ताकि द यंग पीपल, युवा लोग। अब मैं आपके सामने पैसेज को फिर से ला रहा हूं, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। पैसेज में आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अब आपको जवाब मिलना चाहिए, पहले तो ये हटे, तो चलिए हट गया। अब यहां पर देखिए पैसेज में क्या लिखा हुआ था, थोड़ा सा आप जवाब देखिए। एजुकेटेड पर्सन ज्वाइन under the government began more than 130 years ago as a method of encouraging people to go in for the new system of education। देखिए न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए वो जाए ना, तो यहां पर ये बात आई होगी। अब देखिए आप गौर करिए, यहां पर ये बात आई है कि नहीं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपका क्या है, तो यहां पर पहले क्वेश्चन में आप किसको मानेंगे, जवाब दीजिए, यही तो होगा ना, वेंट इन फॉर द न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन। देखिए पैसेज से आपको हटना नहीं है, अपने मतलब अपने तरीके से आपको नहीं सोचना है कि मतलब गवर्नमेंट ने जॉब प्रोवाइड किया होगा, ठीक है, तो आपको लगा होगा डिड नॉट रिमेन अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार ना रह सकें, या डिड नॉट इंडल्ज इन वैंडलिज्म, आपको ये भी लगा होगा कि मतलब तोड़ फोड़ में ना इन्वॉल्व हो, ठीक है। और या तो हो सकता है आपने ये सोचा होगा केप्ट देमसेल्व्स बिजी, उनको व्यस्त रखा जाए। तो मतलब जो पैसेज में है उसी को आपको देखना है। तो पैसेज में क्या था, यही वाली बात थी, वेंट इन फॉर द न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वो लोग न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए जाएं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब दूसरा पैसेज हम लोग ले लेते हैं, सॉरी दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, काफी ऊपर चला गया, चलिए आइडिया लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन वो, मतलब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलोनियल का मतलब समझते होंगे ना, उपनिवेशवाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन था, उसका जो पॉलिसीज थी, जो नीतियां थी, वह इफेक्टिव थी, प्रभावशाली थी, टिल अबाउट 1921 तक इफेक्टिव थे। बिकॉज क्यों इफेक्टिव थे बताइए। दे इनकॉर्पोरेटेड, वो लोग इनकॉर्पोरेट करते थे, मतलब शामिल करते थे, फेयर सिलेक्शन प्रोसीजर, मतलब जो सिलेक्शन करने का जो प्रोसीजर्स था, मतलब जो मेथड था वो फेयर था, मतलब सही था, ठीक है। या द नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल कुड कोप विद द नंबर ऑफ पर्सन्स कमिंग आउट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, या द नंबर ऑफ जॉब्स, जो जॉब्स की संख्या अवेलेबल, उपलब्ध थी, कुड कोप विद का मतलब वो सामना कर सकती थी, मतलब वो मैनेज कर सकती थी, फेस कर सकती थी। द नंबर ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों की संख्या, कमिंग आउट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलते थे, ठीक है। अभी पूरा पहले देख लिया जाए, या सी वाला होना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वॉज गुड, जो एजुकेशन की क्वालिटी थी वो अच्छी थी। या वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल का मतलब व्यवसायिक, वोकेशनल काफी अच्छा वर्ड है, तो वोकेशनल का मतलब व्यवसायिक, ठीक है। ऑक्यूपेशनल, वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज, जो वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज थी वह इजीली अवेलेबल, वो बड़े आराम से क्या थी, उपलब्ध थी, ठीक है, अवेलेबल थी, उपलब्ध थी। तो बताइए इसमें कौन सी बात आनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी पैसेज में एग्जैक्ट नहीं दिया होता है, ठीक है, लेकिन एक कंक्लूजन, वो चीज अंडरस्टूड होती है, तो कौन सा आप मानेंगे, यही वाला आप मानेंगे, ठीक है। देखिए ना, द नंबर ऑफ जॉब्स, जो जॉब्स की संख्या थी, अवेलेबल, उपलब्ध थी, कुड कोप विद द नंबर ऑफ पर्सन्स कमिंग आउट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम से बाहर आ रहे थे उनकी संख्या को जॉब्स क्या कर ले रही थी, मतलब एक तरीके से प्रोवाइड करा सकती थी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, समझ में बात तो आ रही होगी आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन थर्ड, पहले तो ये हटता नहीं है, हट जा भाई, हाँ चलिए थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द सिस्टम फेल्ड लेटर ऑन, ये सिस्टम जो है बाद में फेल हो गया,
ठीक है। जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान जो सिस्टम बनाया था वो बाद में फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? गवर्नमेंट डिड नॉट टेक इंटरेस्ट, सरकार ने रुचि नहीं ली प्रोवाइडिंग जॉब्स को प्रोवाइड कराने में, या इंडियंस डिड नॉट प्रेफर, भारतीय लोगों ने पसंद नहीं किया ज्वाइन सर्विस को ज्वाइन करना अंडर द गवर्नमेंट, सरकार के अंडर में, या दी एकेडमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन सिस्टम वाज अबैंडन्ड, मतलब जो एकेडमिक जो शैक्षिक ऑब्जेक्टिव उद्देश्य था ऑफ एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा का, वाज अबैंडन्ड। अबैंडन्ड की थोड़ी स्पेलिंग देख लें, थोड़ा सा गलत हो गया। तो अबैंडन करने का मतलब छोड़ देना, ABANDONED, अबैंडन। अबैंडन का मतलब उसको त्याग दिया गया। यही वाला सही लग रहा है, लेकिन एक चीज और देख ले रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफर्ड जॉब्स, गवर्नमेंट ने जॉब दिया ओनली टू द एम्बिशियस पर्सन, महत्वाकांक्षी लोगों को। तो ऐसा तो नहीं है केवल महत्वाकांक्षी लोगों को गवर्नमेंट जॉब देती है। तो यहां पर कहने का मतलब दी एकेडमिक ऑब्जेक्टिव, जो शैक्षिक ऑब्जेक्टिव था ऑफ द एजुकेशन सिस्टम का वाज अबैंडन्ड। अबैंडन्ड का मतलब उसको छोड़ दिया गया, त्याग दिया गया, मतलब उसको फॉलो नहीं किया गया। बिल्कुल 100% यही सही होगा। क्लियर हो गया? चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपका, क्वेश्चन 4 में देखिए, ठीक है। क्वेश्चन 4 और 5 दोनों साथ में आ गए। द एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, जो एक्सपेंशन था मतलब जो विस्तार था ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन का जो विस्तार था ये लीड्स ले गया टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी तरफ ले गया, मतलब इसकी वजह से क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ जॉब एस्पायरेंट्स, क्या लार्ज नंबर ऑफ जॉब एस्पायरेंट्स हुए, बहुत ज्यादा संख्या में जॉब पाने वाले एस्पायरेंट्स अभ्यर्थी बढ़े, या क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स, नई जॉब्स का ज्यादा से ज्यादा जॉब का क्रिएशन निर्माण हुआ इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब अव्यवस्थित सेक्टर में, या ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं GDP। तो यहां पर किसका ग्रोथ हुआ, ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ, या मोर जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर, या ज्यादा से ज्यादा जॉब्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो गए। तो बताइए कौन सा होना चाहिए, एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन लीड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर क्या होना चाहिए, क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अच्छा, अनऑर्गेनाइज तो मेंशन ही नहीं हुआ पैसेज में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मेंशन हुआ है, और GDP का भी मेंशन नहीं हुआ। मोर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, या तो आप इस पर जाएंगे, या तो ए पर जाएंगे, या पर डी पर जाएंगे। तो कौन सा होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स एस्पायरेंट्स। यही बात आई थी ना। देखिए मैं आपको पैसेज भी दिखा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए जब आप पैसेज देखेंगे तो पैसेज में आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए यहां पर क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन बिकॉज दे ग्रो मोर इन टर्म्स ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ एस्पायरेंट्स फॉर जॉब्स। आ गई बात। तो इस वजह से आपका मैच हो रहा है। कौन सा मैच हुआ था, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका मैच हो गया। इसी तरीके से 5 में देखिएगा आपका क्या मैच हो रहा है, द वर्ड कॉन्सिक्वेंसेस। यहां पर जो कॉन्सिक्वेंसेस में इस गायब है, इस लगा दे रहा हूं मैं। ये वर्ड जो कॉन्सिक्वेंसेस है एज यूज्ड इन द पैसेज, जो पैसेज में यूज किया गया, मीन्स इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, मैंने क्या बोला था, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब रिजल्ट, परिणाम। आप लोग जानते ही होंगे कॉन्क्वेस्ट नहीं होगा, कॉन्क्वेस्ट करने का मतलब जीतना, बिल्कुल सही है। रिजल्ट होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, उद्देश्य नहीं होगा, बिगिनिंग नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन माना जाएगा, रिजल्ट। इज इट क्लियर। तो देखिए कितना आसान पैसेज है, हाउ इजी द पैसेज इज। पैसेज को करने की आपके दिमाग में एक टेक्निक होनी चाहिए, बस आपको कॉन्फिडेंस बनाकर रखना, आपको हारना नहीं है। पता चला आपने पैसेज पढ़ा, 1-2 मीनिंग आपको फंसा दिया, आप डिस्करेज हो गए, वहीं पर छोड़ दिए, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा ना। अगर एग्जामिनेशन में आप पैसेज को अटेम्प्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपका, हम ये कह रहे हैं कि 5 नहीं सही होगा, कम से कम 3 सही होगा, 2 सही होगा, 1 सही होगा। और अगर आपने पैसेज को छोड़ दिया तो उसमें बिल्कुल ही मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आई होप ये सारी बात आपको क्लियर हुई होंगी। तो इसी तरीके से हम लोग पैसेज के साथ आते रहेंगे। ये पहला पैसेज है या शायद दूसरा पैसेज है, शायद दूसरा, इससे पहले एक हुआ था। तो पैसेज तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन एग्जाम का ही पैसेज है। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, और टफ की तरफ भी बढ़ेंगे। तो हर तरीके की पैसेज को करेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टफ ही पैसेज को किया जाए, ऐसा कोई मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा। हर तरीके की पैसेज को मैं इन्वॉल्व करता रहूँगा। आप लोग भी घर पर भी प्रैक्टिस करते रहें, पैसेज को पढ़ें, उसकी जो मीनिंग ना उसको
क्लियर करें, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना माइंड आपका शार्प होगा। तो थैंक्स अ लॉट, मीट यू अगेन विद अ न्यू पैसेज।